हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी तक हमने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने 2023-24 के क्वेश्चन जो है 7 नंबर के क्वेश्चन वो सॉल्व कर लिए। ठीक है, आज हम करने वाले हैं 2025 के क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें 2025 में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से नोट निम्नलिखित पर नोट्स लिखिए। ठीक है, नोट लिखना है इनमें और उपचार सहित लिखना है। ठीक है ना, तो ये रोग का नाम है डंपिंग ऑफ डिसीज और एक कीट है टोमेटो फ्रूट बोरर। ठीक है, इन दोनों में हमको क्या लिखना है, नोट्स लिखना है शॉर्ट। ठीक है, और उनके उपचार लिखना है कि उसको रोकथाम कैसे करेंगे। सबसे पहला है डंपिंग ऑफ रोग। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो यह नर्सरी में लगने वाला एक सामान्य रोग होता है। ठीक है, नर्सरी मतलब क्या होती है कि जहां हम बीज से पौधे को तैयार करते हैं। ठीक है, तो वहां पर ये ज्यादातर लगता है ये रोग। ठीक है ना, टमाटर, मिर्च, बैगन की रोपाई आमतौर पर मृदा जनित कवक द्वारा हमला किया जाता है। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, पौधा तैयार करते हैं तो मिट्टी में इसकी फंगस रहती है। ठीक है, और फंगस की क्या करती है, ये पौधे में लग जाती है। ठीक है ना, तो मृदा जनित कवक द्वारा इस पर हमला किया जाता है। ठीक है ना, कवक कौन सी होती है, तो फाइटोप्थोरा, फाइटोप्थोरा और पाइथियम जो है, पाइथियम ये प्रजाति की क्या है, कवक होती है जो उसको नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, डंपिंग ऑफ की, है ना। जो फफूंद रहती है, कवक रहती है ना, ये कॉलर क्षेत्र, कॉलर मतलब क्या होता है कि पौधे की जो पत्तियां आती हैं जहां पर, ठीक है ना, और जड़ रहती है, इसके मध्य का भाग होता है, ये कॉलर क्षेत्र होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये ज्यादातर क्या करता है, संक्रमित करता है। ठीक है ना, तो कॉलर कॉलर क्षेत्र में रोपाई को संक्रमित करती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, उसके ऊतकों का जो होता है पौधे के क्षय हो जाता है उसका। ठीक है ना, संकलित अंकुर जो रहता है, ठीक है, वह क्या हो जाता है, ढह नहीं सकता, मतलब सीधा सीधा नहीं खड़ा होता और ये गिर जाता है। ठीक है ना, क्योंकि तना जो रहता है ये कमजोर हो जाता है। ठीक है ना, आमतौर पर कब क्या होता है, तो आमतौर पर बारिश के मौसम के दौरान ज्यादातर ये देखा जाता है, जहां पर जल भराव की जो रहता है, यानी पानी जो रहता है वो ज्यादा भरा रहता है जल क्षेत्र में। ठीक है ना, तो जल भराव की स्थिति में ये रोग देखा जाता है ज्यादातर। ठीक है ना, नियंत्रण की बात करते हैं, कैसे रोकथाम करेंगे, तो बरसात के समय अंकुर क्यारी को क्या करना चाहिए, उठाया जाना चाहिए। जो क्यारी होती है, 3 प्रकार की बनाई जाती हैं क्यारियाँ। ठीक है, एक होता है उठा हुआ बेड होता है, एक समतल बेड होता है और एक होता है धंसा हुआ बेड। ठीक है ना, तो पानी जहाँ भरा आता है, जहाँ जल भराव की समस्या अगर होती है, तो वहाँ पर उठे हुए बेड जो है उसकी सलाह दी जाती है। ठीक है ना, जिसके कारण डंपिंग ऑफ से बचाव होता है। ठीक है, मिट्टी का सौरकरण या फफूंदनाशक से मिट्टी का उपचार करना। जो मिट्टी है नर्सरी की, तो इसमें क्या करना चाहिए, हमको सौरकरण करना चाहिए मिट्टी का, या फिर फफूंदनाशक का छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे मिट्टी की फफूंद जो है वो सब क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। ठीक है, चलिए अगला है ट्राइकोडर्मा, 5 ग्राम प्रति केजी बीज के साथ उपचार करना चाहिए बीज का। ठीक है ना, बीज को क्या करना चाहिए, ट्राइकोडर्मा एक प्रजाति होती है जो कवक क्या करती है, नष्ट करती है। ठीक है ना, तो इससे उपचार करेंगे, बीज के ऊपर इसकी कोटिंग कर देंगे, तो मिट्टी की जो कवक होती है वो यहाँ पर बीज में अटैक नहीं कर पाती है। ठीक है ना, चलिए इसके अलावा हम केमिकल का भी छिड़काव कर सकते हैं, जिसमें मैंकोजेब और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कवकनाशी होता है, फंगीसाइड होता है, 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। इस प्रकार से हम डंपिंग ऑफ जो रोग होता है इसकी रोकथाम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, ये चित्र में बताया गया है डंपिंग ऑफ रोग जो है वो कैसे लगता है। ठीक है ना, ये नर्सरी में जो पौधा तैयार किया जा रहा है, इसमें ये जो कॉलर क्षेत्र है पौधे का, यहाँ पर ये सड़न पैदा हो गई है। ठीक है ना, जो मिट्टी की फफूंद थी ये किस में लग गई है, पौधे में लग गई है। ठीक है ना, जिसके कारण क्या होगा, पौधा गिर गया है। ठीक है ना, सीधा नहीं रह पाता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये रोग लगता है। यहाँ पर भी देखिए ये पौधा जो है पूरा गिर गया है, क्यों, क्योंकि पौधा जो है जड़ क्षेत्र से जो पोषक तत्व लेता है वो पत्तियों तक नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं। अगला इसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि टोमेटो फ्रूट बोरर या हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा इसका वैज्ञानिक नाम है ना, इसके बारे में वर्णन करना है। ठीक है ना, ये 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो फ्रूट बोरर की कैटरपिलर शरीर के साथ भूरे, गहरे भूरे और भूरे रंग के होते हैं। ठीक है, अब ये कैटरपिलर क्या होता है, तो कीट की कुछ अवस्थाएं होती हैं जिसमें पूर्ण जीवन चक्र पाया जाता है। पहला अंडा होता है, ठीक है, अंडे से क्या निकलती है, एक इल्ली निकलती है। ठीक है ना, इसी को क्या बोलते हैं, कैटरपिलर बोलते हैं। ठीक है ना, कि ये इल्ली जो रहती है बाद में किसमें बदल जाती है, प्यूपा में बदल जाती है। प्यूपा से क्या बनती है, वयस्क बनता है। ठीक है ना, वयस्क बनता है, और ये वयस्क जो रहती है फिर से क्या करती है, अंडे देती है। ठीक है ना, ये पूरा इसका जीवन चक्र। तो ये वाली अवस्था जो होती है इसको बोलते हैं कैटरपिलर। ठीक है,
हाँ, ये वाली जो अवस्था होती है इसे बोलते हैं हम कैटरपिलर बोलते हैं, ठीक है। चलिए, ये कैटरपिलर जो रहती है सबसे क्या होती है, गंभीर अवस्था होती है, ठीक है ना। इस अवस्था में ये पौधे ज़्यादातर नुकसान पहुंचाती है। यह टमाटर के फ्रूट बोरर का सबसे क्या होता है, सक्रिय चरण होता है, ठीक है। युवावस्था में लार्वा टेंडर के फोलिएज पर फीड करता है, ठीक है ना। मतलब जो पौधे का जो सबसे ऊपरी भाग होता है जहाँ पर नई पत्तियां निकल रही होती है, तो इन भाग को क्या करता है, ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है ये, ठीक है। और उन्नत अवस्था में ये फलों को में गोलाकार छिद्र करके क्या करता है, उसके फल के अंदर जो लुगदी होती है या भाग होता है उसको खाने का काम करता है, ठीक है। चलिए, नियंत्रित कैसे करेंगे, तो सहनशील किस्मों का हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पंजाब केसरी, पंजाब छुआरा, BT1 आदि, या BT32 भी एक किस्म होती है, ठीक है ना, जो इसके प्रति प्रतिरोधी होती है, ठीक है, BT32, ठीक है ना। तो इनका सहनशील किस्मों का उपयोग करेंगे। गर्मी की जुताई से लार्वा और प्यूपा जो रहते हैं वो क्या होती है, सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आते हैं या फिर पक्षियों के क्या हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। इसलिए गर्मियों के समय में हमें क्या करना चाहिए, ग्रीष्मकालीन में गहरी जुताई करना चाहिए, जिससे मिट्टी पलट जाती है, ठीक है। आपने ज़्यादातर देखे होंगे गर्मियों में जब ट्रैक्टर चलता है तो पीछे बगुला घूमते रहते हैं, ठीक है ना, तो कीटों को खाने का ही काम करते हैं, ठीक है ना। प्रारंभिक अवस्था में लार्वा को मारने के लिए 4% NSK मतलब नीम की बीज की गिरी का आर्क का छिड़काव कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अगला है नवलूरन, मतलब कि एक कीटनाशक होता है, ठीक है, या क्विनालफास, ये दोनों में से किसी भी एक का अपन उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। 1 ग्राम/लीटर के हिसाब से हमको छिड़काव करना चाहिए, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इसका नियंत्रण कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, ये देखिए चित्र में दिखाया गया है टोमेटो फ्रूट बोरर, ठीक है ना। ये एक तो पत्तियों के फोलिएज पर खाने का काम करता है, ठीक है, और दूसरा ये टमाटर के सक्रिय अवस्था आती है तो टमाटर के फलों में जो है प्रवेश करता है और उसके अंदर की लुगदी को खाने का काम करता है, ठीक है ना। ये होता है टोमेटो फ्रूट बोरर, ठीक है। चलिए, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोलेनेसी परिवार की सब्जी में परिपक्वता के निर्धारण के लिए तरीके कौन कौन से हैं, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 में पूछा गया है, ठीक है ना। परिपक्वता क्या होती है, जब फल पक जाता है तो उसका निर्धारण आप कैसे करेंगे कि ये पक गया, अब इसकी कटाई करना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले कौन कौन सी विधियाँ होती हैं सोलेनेसी परिवार की सब्जियों में परिपक्वता का निर्धारण, ठीक है। सबसे पहली विधि आती है देख कर तय करने की विधि, कि आप फल को देखेंगे और देख कर आप तय करेंगे कि हाँ ये फल पक गया, ठीक है ना। इसको देख कर तय करने की मुख्य रूप से 2 विधियां होती हैं। पहली होती है उपज का रंग और दूसरी होती है आकार, ठीक है ना। उपज का रंग देखकर हम पता कर सकते हैं कि ये पक गई है, ये कच्ची है, ठीक है ना। उपज, तो उपज का रंग परिपक्वता के साथ क्या होता है, बदलता रहता है, ठीक है ना। रंग एक महत्वपूर्ण सूचकांक है जो परिपक्वता के चरण को इंगित करता है। अधिकांश नरम सब्जी हरे रंग की होती हैं, ठीक है। और टमाटर और मिर्च जो है पौधे पर पकने के बाद ही काटा जाता है, उनमें लाल रंग का विकास होता है। जैसे टमाटर रहता है, टमाटर में क्या होता है, जब वो पकता है तो लाल रंग का विकास हो जाता है उसमें, ठीक है। लेकिन अधिकांश जो नरम सब्जियां होती हैं जैसे कि भिंडी हो गई, लौकी हो गई, ये क्या होती हैं, इनको इनको ज़्यादातर क्या नरम सब्जियां रहती तब इसको तोड़ा जाता है, ठीक है ना, नरम अवस्था में। लेकिन टमाटर मिर्च को जब लाल परिपक्व अवस्था में जाती है तब इनको काटा जाता है, ठीक है। ये हो गया देख कर तय करने, में उपज का रंग देखकर अपन तय करते हैं इसका, ठीक है ना। आकार की बात करते हैं तो कुछ सब्जियां निश्चित आकार पर पहुंचती हैं और उन्हें फसल की इष्टतम समय के लिए सूचकांक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। आकार देख के भी हम समझ जाते हैं, जैसे बैगन में है ना, ठीक है ना, आकार देखकर हम समझ जाते हैं कि ये फल पक गया है, ठीक है। चलिए, अगला देखते हैं, रासायनिक विश्लेषण, ठीक है। दूसरे पहली विधि हमने पढ़ लिए थे देख कर तय करने की, दूसरी है रासायनिक विश्लेषण। रसायनों के माध्यम से हम पता करते हैं कि फल पक गया कि नहीं। रासायनिक विश्लेषण में मुख्य रूप से हम स्टार्च, अम्लता, चीनी की सामग्री को मापा जाता है, ठीक है ना। उपज में अधिक चीनी सामग्री परिपक्वता को इंगित करती है, ठीक है। अगर मतलब शर्करा मतलब कि मिठास अगर ज़्यादा आती है उपज में तो हम समझ जाते हैं कि ये पक गई है, ठीक है ना। परिपक्वता के साथ अम्लता कम होती जाती है, इस प्रकार कम एसिड सामग्री उपज की परिपक्वता को निर्देशित करती है, ठीक है ना। मतलब जैसे आपने देखे होंगे आम खाए हों आपने, ठीक है ना। तो अगर वो कच्ची अवस्था में रहता है तो उसमें वो खट्टापन रहता है उसमें, ठीक है ना। तो उसमें क्या रहता है कि अम्ल की मात्रा ज़्यादा रहती है। लेकिन जब वो पक जाता है तो उसमें शर्करा की मात्रा जो रहती है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। मतलब चीनी की मात्रा जो रहती है ज़्यादा हो जाती है, मतलब वो क्या हो जाती है, पक जाता है, ठीक है। लेकिन कच्ची अवस्था में क्या रहता है, वो खट्टा रहता है, मतलब उसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा रहती है, ठीक है ना, शुरुआती अवस्था में, ठीक है। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं, अम्ल और चीनी की मात्रा के हिसाब से हम निर्धारण कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अगला देखते हैं हम,
भौतिक विश्लेषण क्या होता है? तो इसमें दबाव परीक्षण का उपयोग करते हैं, ठीक है। किसी फल की कोमलता को मापने के लिए उसको क्या किया जाता है, दबाकर हम पता कर लेते हैं कि ये फल पक गया है कि नहीं पका है, ठीक है ना। जैसे ज़्यादातर आप लौकी अगर मार्केट में लेने जाते हैं तो आप उसको प्रेस करके देखते हैं कि ये कोमल है कि कठोर है, ठीक है ना। तो हम कोमल सब्जी को ज़्यादातर हम लेते हैं, ठीक है। चलिए, भिंडी को भी आप लेने जाते हैं तो फिर उसको तोड़ के देखते हैं आप, ठीक है। कोमल सब्जी है तो उसको लिया जाता है, तो ये दबाव परीक्षण होता है, ठीक है ना। ज़्यादातर आपने अपने जीवन में ये चीज़ें देखे हैं, वही चीज़ हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसको ज़्यादातर याद करने के लिए समझने की बस ज़रूरत है। विशिष्ट गुरुत्व, जैसे जैसे एक फल परिपक्व होता है, ठीक है, विशिष्ट गुरुत्व बढ़ते जाता है, ठीक है। यह उपज के पानी में वजन को हवा के वजन को से विभाजित किया जाता है, ठीक है। पानी में वजन जो है, जैसे कि हमने क्या किए, उपज का जो है हमने पानी में वजन, पानी में वजन को किससे विभाजित करते हैं हम, हवा में उसका वजन जो रहता है उससे विभाजित करते हैं, ठीक है। हवा में वजन से विभाजित करते हैं, तो इस प्रकार से हम क्या निकाल लेते हैं, विशिष्ट गुरुत्व निकाल लेते हैं, ठीक है ना। विशिष्ट गुरुत्व, ठीक है। विशिष्ट गुरुत्व निकालने का ये फॉर्मूला इस तरीके से याद कर सकते हैं। हवा में उपज का वजन को, पानी में उपज के वजन को हवा में उपज के वजन से क्या करते हैं, विभाजित करके हम विशिष्ट गुरुत्व निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगली विधि आती है संगणना विधि। संगणना विधि नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें गणना की जाती है, ठीक है ना। फूल आने से लेकर कटाई तक के दिनों की गणना कर सकते हैं, ठीक है ना। किस दिन में फूल आते हैं और कितने दिन में ये उपज, 1 महीने में या 20 दिन में ये उपज फसल जो रहती है फूल आने के बाद पक जाती है। तो इस तरीके से हम ये संगणना विधि द्वारा पता कर सकते हैं कि पक गई, ठीक है। या फिर रोपाई से कटाई तक के दिन भी, जैसे कि गेहूं की फसल अभी लगी है, ठीक है ना। तो गेहूं कहीं 120 दिन की होती है, ठीक है ना, कहीं 90 दिन की होती है, ठीक है। इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि रोपा कटाई के लिए तैयार होगी, ठीक है। या तो मटर की बात करें तो 50 से 60 दिन में जो मटर तैयार हो जाती है, ठीक है ना। इस तरीके से हम क्या गणना करके हम पता कर लेते हैं कि उपज जो है वो पक चुकी है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, खेत के रिकॉर्ड और खाते के लाभों की व्याख्या कीजिए। ये 2025 में पूछा गया है 7 नंबर में, ठीक है। 7 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, खेत के रिकॉर्ड और खातों के लाभ, ठीक है ना। जैसे आपका अकाउंट रहता है, ठीक है ना, उसमें आप क्या रहता है, आप कितनी आपकी आय है, कितनी आपकी व्यय है, इस सब का क्या रहता है, लेखा जोखा रहता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम खेत में हमने कितनी लागत लगाए हैं और कितने हमको आमदनी प्राप्त हो रही है, इन सब का क्या किया जाता है, लेखा जोखा रखा जाता है, ठीक है ना। तो इनके क्या लाभ हैं, तो सबसे पहला लाभ क्या देखते हैं, आय उच्च आय प्राप्त करने के लिए किसानों को वर्तमान, संभावित आय और लागत के बारे में क्या सटीक जानकारी होनी चाहिए। तो ये हमको किससे प्राप्त होगी, कि हम जब खाता रखेंगे, व्यवस्थित रिकॉर्ड रखेंगे, तब हमें ये चीज़ें प्राप्त होंगी, ठीक है ना। अगला क्या है, प्रबंधन समस्याओं के निदान के लिए डेटा की पूर्व आवश्यकता होती है, ठीक है ना। कि हमें किस चीज़ में कितनी लागत लग रही है, उसको किस तरीके से कम कर सकते हैं, ठीक है ना। इन चीज़ों की समस्याओं को अगर समाधान करना है तो हमें पहले क्या चाहिए, कि पूरा लेखा जोखा चाहिए या पूरा डेटा चाहिए हमको, कि हमें किस में कितनी ज़्यादा लागत लग रही है और किस में आय प्राप्त हो रही है, ठीक है ना। तो इन सब का समस्याओं के निदान के लिए भी क्या पहले पूर्व डेटा की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। इसलिए डेटा या खाते ऐसे निदान के लिए क्या होते हैं, अनिवार्य और आवश्यक जानकारी प्रदान करते हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्या है, यह जोखिम वहन क्षमता के लिए किसान की प्रबंधन क्षमता में सुधार करता है, ठीक है ना। यदि किसी फसल में जोखिम ले रहा है किसान, ठीक है ना, तो उसको किस तरीके से प्रबंधित किया जा सकता है, कौन सी अपन दवाइयाँ दे सकते हैं कि हमें जोखिम कम हो और लागत जो है वो कम हो सके, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम ये जो रिकॉर्ड हमें रखना चाहिए, ठीक है ना, ये लाभ होता है इसका। उचित रूप से रखे गए रिकॉर्ड और खाते किसान की उत्पादन, आय क्षमता और ऋण योग्यता को प्रदर्शित करता है और प्रमाणित कर सकते हैं, ठीक है ना। यदि हमको अगर ऋण चाहिए है अगर बैंक से, तो भी क्या चाहिए हमको उसके हिसाब से, कि हमें ऋण चुकाने के लिए किस तरीके से हम प्रबंधन करें, तो उसके लिए भी रिकॉर्ड जो है वो जरूरी होते हैं, ठीक है। गृह प्रबंधन के लिए मार्गदर्शन, अपन खेती करते हैं तो उसके लिए हमें घर चलाने के लिए भी क्या चाहिए है, कि रिकॉर्ड चाहिए रहता है, कि घर प्रबंधन के लिए भी मार्गदर्शन हमसे उससे मिल सकता है, ठीक है ना। रिकॉर्ड, खाते कृषि घरेलू अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, ठीक है ना। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, रिकॉर्ड रखना चाहिए, ठीक है, और खातों को, यही हमारा लाभ है, ठीक है।
यह कृषि अर्थव्यवस्था, उत्पादन, अर्थशास्त्र के अनुसंधान के संचालन में क्या क्या है, आधार है। ठीक है ना। सरकारी नीतियों के लिए आधार, विभिन्न राज्य और केंद्र सरकार की नीति, जैसे भूमि नीति, मूल्य नीतियाँ, ठीक है, फसल बीमा आदि के लिए क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं रिकॉर्ड। ठीक है ना। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, खेत का जो रिकॉर्ड है वो हमें संभाल कर रखना चाहिए। ठीक है, और व्यवस्थित बनाना चाहिए रिकॉर्ड। ठीक है ना। 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। चलिए, इसके बाद जो 2 क्वेश्चन और पूछे गए हैं 2025 में, ठीक है ना। ये देखिए आप, खरपतवार के छिड़काव के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां। ठीक है ना। देखिए 7 नंबर के क्वेश्चन है जो 2024 में भी आया है और 2025 में भी आया है ये वाला। ठीक है ना, 7 नंबर में। ठीक है ना। तो ये बिल्कुल रिपीट हुआ है दोनों साल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है। एक ये 7 नंबर में ये एक और क्वेश्चन रिपीट हुआ है, रेगुलर 2 साल से आ रहा है, प्री कूलिंग की विधियों को समझाइए। ये भी 2024 और 2025 में पूछा गया है। ठीक है ना। तो इसके आंसर जो है हमने पिछली वीडियो में 2024 का जो पेपर सॉल्व किए हैं उसमें इसके डिटेल में बताया गया है। ठीक है ना। तो आप उसमें विजिट कर सकते हैं और इसको, इन क्वेश्चन के आंसर को आप समझ सकते हैं। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन समझ में आया होगा। हमारे 2023 के क्वेश्चन जो हैं, है ना, 2024 2025, ये 3 साल के हमने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये पूरे सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव जो है वो सॉल्व किए हैं। ठीक है, 3 नंबर के क्वेश्चन, 5 नंबर के क्वेश्चन और 7 नंबर के क्वेश्चन जो है ये सॉल्व किए हैं। ठीक है ना। ये उम्मीद करता हूँ ये आपको ये सभी सेशन समझ में आए होंगे। ठीक है। आपका जो एग्ज़ाम है ये कृषि का वोकेशनल में जो है NSQF के अंतर्गत जो कृषि विषय है उसका एग्ज़ाम जो है 14 फरवरी को है। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी होगी। ठीक है ना। और ऑल द बेस्ट आप सभी को, अच्छे से पेपर देना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।